हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बहुत ही फेमस केस है, इसके बारे में आपने सुना भी होगा और जानते भी होंगे कि इसरो के एक साइंटिस्ट है जिन पर एक स्पाई केस लगा हुआ था और वो मुद्दा काफी लंबे समय तक चला। वैसे आप देखेंगे कि 1994 का एक केस है जो 1996 में 2-3 साल बाद ही ये खत्म हो जाता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में भी इस केस से रिलेटेड कुछ मामले आपको देखने को मिले थे। तो केरला हाई कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया, फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। तो एक केस जो 1994 में यानी कि 1994 में बना और अभी 2022 में उस केस का आपको सुनने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बहुत लंबा समय, करीब 28 साल हो गए इस केस को, और इससे रिलेटेड आपको मुकदमे चलते हुए। वैसे केस कोई एक केस नहीं है, इसमें कुल 3 केसेस हैं जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, उनका प्रोग्रेस होता रहा। ओके। तो मेन मुद्दा आज का हमारे ये है कि इस केस को हम पूरी तरीके से समझते हैं, एक कहानी की तरह समझते हैं कि आखिर ये केस था क्या और पिछले 28 सालों से ये केस क्यों चलता रहा है। वैसे इससे रिलेटेड कोई एकदम एग्जैक्ट आपको कहीं लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन कभी आपको इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है कि हाँ ये केस था, थोड़ा उस केस के बारे में कुछ बताइए कि आप क्या जानते हैं। तो आपको जानने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि इतना लंबा केस रहा है, काफी इंपॉर्टेंट रहा है, तो इस वजह से भी इसकी पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए। ओके। तो भले एकदम टाइम पीरियड आपको भले ना पता हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ, ये कौन थे, इनसे जुड़े हुए कौन लोग थे, इनसे पहले किन पर वो मुकदमा किया गया, फिर ये किस तरीके से पूरे लाइमलाइट में आए, जब ये मुकदमा खत्म हो गया 96 में, उसके बाद भी ये मुकदमा क्यों चलता रहा अलग अलग आपको कॉन्टेक्स्ट में। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम पूरी की पूरी कहानी को यहाँ पे समझने वाले हैं। ओके। तो मुश्किल से 15-20 मिनट की वीडियो होगी, आराम से पूरी वीडियो को देखिएगा, पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि नाम्बी नारायण, नाम्बी नारायणन ये है कौन। तो नाम्बी नारायणन इसरो में क्रायोजेनिक डिवीजन पर ये काम करते थे। क्रायोजेनिक डिवीजन जो था उसकी इंचार्ज ये हुआ करते थे अपने समय में। तो क्रायोजेनिक डिवीजन एक्चुअली क्या है, क्रायोजेनिक एक टेक्नोलॉजी है जो रॉकेट में यूज की जाती है। तो 1970s के दशक में इस पर काम होना स्टार्ट हुआ था और अपने समय में ये क्रायोजेनिक डिवीजन की चीफ हुआ करते थे। ठीक। तो ये इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ, इसरो के साइंटिस्ट हुआ करते थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक मामला गया था कि हाई कोर्ट ने कुछ लोगों को एंटीसिपेटरी बिल दिया हुआ और एंटीसिपेटरी बिल देके उनको रिहा कर दिया गया। तो फिर सीबीआई क्या थी, यहाँ पर गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को खारिज कर दिया था, यानी कि उसको डिक्लाइन कर दिया था। ठीक है। तो ये कौन लोग थे जिनके लिए एंटीसिपेटरी बिल, ये बिल दिया गया था। ठीक है। ये सब यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये केस केवल एक केस नहीं था, इसमें 3 केस इन्वॉल्व है। एक केस तो जो था वो जिसमें इन्वॉल्व थे नाम्बी नारायण, यानी कि उसमें ये एक मेन कल्प्रिट थे। इसके अलावे कंपनसेशन का केस आता है। इसके अलावे जो लोगों ने इनके अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेस की थी, उस कॉन्सिक्वेंसेस में भी आपको जो लोग इन्वॉल्व थे उनके अगेंस्ट भी केसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो कुल 3-4 केसेस हैं जो पूरा एक दूसरे से यहाँ पर लिंक है। तो एट द लास्ट स्टार्ट करते हैं शुरू से कि एक्चुअली में ये केस क्या था। समय की बात करें तो अक्टूबर 20 1994 1994 का अक्टूबर का 20 तारीख। इस दिन क्या होता है, एक महिला है, आपको जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है, ये महिला मालदीव की नेशनल है, यानी कि मालदीव की सिटीजन है। इन पर एक केस दर्ज किया जाता है, केरला पुलिस इन पर एक केस दर्ज करती है। इनका नाम है मारियम रशीदा। ठीक है। मारियम रशीदा मालदीवियन नेशनल, इन पर एक केरला पुलिस एक केस दर्ज करती है। किस एक्ट के तहत? फॉरनर एक्ट 1946 के सेक्शन 14 और फॉरनर्स ऑर्डर 1948 के सेक्शन 7 के तहत इन पर एक केस दर्ज किया जाता है। तो आखिर इन पर ये केस दर्ज क्यों किया जाता है, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है थोड़ा यहाँ पे जानना। यहाँ पर केरला पुलिस ये एलिगेशन लगाती है कि इनका जो इंडिया में स्टे है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जैसे वीजा दिया जाता है। वीजा क्या होता है, एक परमिट होता है कि आप किसी कंट्री में जाके उतने समय तक रह सकते हैं जितने समय तक आपका वीजा वैलिड हो। तो केरला पुलिस का ये कहना था कि इनका वीजा जो है वो एक्सपायर हो चुका है और ये काफी ज्यादा समय तक इंडिया में उसके बावजूद ये रह रही है। साथ ही साथ केरला पुलिस ने ये भी कहा कि इन्होंने अपनी इनकी जो फ्लाइट थी मालदीव जाने वाली, इसको भी इन्होंने कैंसिल कर दी थी, यानी कि कुल मिलाकर इलीगली ये इंडिया में रह रही। ठीक है। तो इस चार्ज को देखते हुए केरला पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया। बाद में जब और कुछ इन्वेस्टिगेशन होने लगा, इंटरोगेशन होने लगा इस मुद्दे को लेके,
तो केरला पुलिस के पास एक और मुद्दा सामने आता है, और केरला पुलिस के बाद जो मुद्दा ये सामने आता है कि रशीदा जो है, ठीक है, मरियम रशीदा, इनका कॉन्टेक्ट इसरो के स्पेस साइंटिस्ट के साथ है, ठीक है, और उनके साथ ये मिलके कुछ जो इन्फो आपको क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ सेंसिटिव डेटा, कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान को ट्रांसफर किया जा रहा है या दूसरे नेशंस को ट्रांसफर किया जा रहा है, और स्पेशली पाकिस्तान, ठीक है। तो पहले ये केस स्टार्ट हुआ था मरियम रशीदा से रिलेटेड, जो कि इलीगली इंडिया में रह रही है, उनका वीजा एक्सपायर हो चुका है। लेकिन जब इंटरोगेशन स्टार्ट हुआ धीरे धीरे और उसमें इंस्पेक्शन स्टार्ट हुआ, तो पता चला कि इनका कुछ कॉन्टैक्ट भी है इसरो के साइंटिस्ट के साथ, और वो साइंटिस्ट जो कि क्रायोजेनिक डिवीजन में काम कर रहे हैं, ओके, और वो जो टेक्नोलॉजी है वो दूसरे नेशंस या स्पेशली पाकिस्तान को ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ये सारा मुद्दा सामने आता है। तो इस चीज को देखते हुए क्या होता है, केरला पुलिस एक और केस रजिस्टर करती है, और ये केस रजिस्टर किस मामले में किया जाता है कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही थी पाकिस्तान या दूसरे नेशंस को, यानी कि ये स्पाई का केस होता है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसरो के कुछ साइंटिस्ट हैं जिनके अगेंस्ट ये केस लगाया जाता है, जिसमें आते हैं डी शशि कुमार, नाम्बी नारायणन, ओके, रशियन स्पेस एजेंसी ग्लाउकोस्मोस के इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे चंद्रशेखर, मालदीविया नेशनल फौजिया हसन, और बेंगलोर बेस्ड लेबर कॉन्ट्रैक्टर एसके शर्मा, ठीक है। तो ये कुछ लोग थे जिनके अगेंस्ट एक नया केस फाइल किया जाता है, ठीक है। अब देखिए केस की किस तरीके से एक सीरीज स्टार्ट होती है यहाँ पे। पहले केस क्या था, पहले केस रशीदा के अगेंस्ट था, जो कि एक मालदीविया नेशनल है और ज्यादा समय तक इंडिया में इलीगली रह रही है। अब एक दूसरा केस रजिस्टर किया गया इसरो के कुछ साइंटिस्ट के अगेंस्ट कि ये लोग स्पाई का काम कर रहे हैं और ये इंडियन के टेक्नोलॉजी को इलीगली पाकिस्तान को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक दूसरा एक केस यहाँ पे दर्ज होता है। अगेन यहाँ पर और कुछ इंटरोगेशन और इंस्पेक्शन किए जाते हैं, तो इसे पता चलता है कि रशीदा ने इसरो के स्पेस साइंटिस्ट से कांटेक्ट किया था, और फिर वो कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ट्रांसफर ये लोग कर रहे हैं, इलीगली यहाँ पर ट्रांसफर ये लोग कर रहे हैं। तो इन सारे इंटरोगेशन और इंस्पेक्शन को देखते हुए केरला पुलिस क्या करती है कि इनको अरेस्ट करती है, ठीक है। और जो केरला पुलिस अरेस्ट करती है उनको हेड करने वाले थे डीआईजी सीबी मैथ्यू, जैसा कि आप फिगर में यहाँ पर देख रहे हैं, ये डीआईजी सीबी मैथ्यू हैं जिन्होंने नाम्बी नारायण और उनके जो स्पेस साइंटिस्ट थे उनको ये अरेस्ट करते हैं, ठीक है। अभी ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, आप देखिएगा आगे के और जो केसेस आएंगे इनमें इनका दोबारा नाम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है इस केस की, ओके। तो उस समय ये डीआईजी थे और बाद में ये आपको डीजीपी बन के रिटायर हुए, केरला पुलिस के डीजीपी थे और बाद में डीजीपी के तौर पर ही रिटायर हुए थे। लेकिन उस समय जब इन्होंने अरेस्ट किया था इन लोगों को, उस समय ये डीआईजी के पद पे थे। इनका नाम है सीबी मैथ्यूज, इनका नाम याद रखिएगा, ये दोबारा आएंगे, ठीक है। अगेन मैंने जैसे कि आपको बताया कि इन लोगों के अगेंस्ट बहुत सारे केसेस लगाए गए थे, स्पेस साइंटिस्ट के अगेंस्ट बहुत सारे केसेस लगाए गए थे, ओके। उसी में रशीदा भी थी जो कि मालदीव नेशनल थी, उनको भी अरेस्ट किया गया था, ओके। तो ये सारा का सारा पैकेट में काम चलता गया, ठीक है, ये काम सारा का सारा चलता रहा। और आप देखेंगे कि ये जो केस था बाद में आईबी को दिया गया, आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो को दिया गया, और इंटेलिजेंस ब्यूरो में उस समय जो काम करने वाले थे, जो कि यहाँ पे इंटरोगेशन कर रहे थे, इंस्पेक्शन कर रहे थे इस केस का, उनका नाम था आईपीएस आरबी श्री कुमार, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं यहाँ पे नीचे, ये गुजरात कैडर के आईपीएस थे उस समय, जिनका नाम था आरबी श्री कुमार, जिसके अंडर में आईबी इस केस का इंटरोगेशन कर रही थी, ठीक है। तो उस समय ये एडिशनल डायरेक्टर के पद पे हुआ करते थे। ये सारा का सारा जो मामला चल रहा था, क्योंकि अरेस्ट किए जा चुके थे ये सारे साइंटिस्ट और उसके बैकएंड में भी सारी इंस्पेक्शन चल रही थी, इन सब चीजों के बैकग्राउंड में क्या था कि करीब 50 दिनों के आसपास इन सारे साइंटिस्ट को जेल में रहना पड़ा था, ठीक है। बाद में ये फिर केस सीबीआई के पास गया, ओके, और सीबीआई ये फिर केस को सुप्रीम कोर्ट में लेके गई। तो ये सारा मामला हम यहाँ पर देखते हैं, ओके। बाद में आप देखेंगे कि जब 1996 में सीबीआई के पास मामला गया, तो सीबीआई इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है। 1994 का केस था, 1994 के में अरेस्ट करती है केरला पुलिस के बाद फिर इसमें आईबी का इन्वॉल्वमेंट होता है, और आईबी के इन्वॉल्वमेंट के बाद फिर इसमें सीबीआई का लास्ट इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। तो सीबीआई क्या करती है, इस केस को लेके जाती है आपको सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई लेके जाती है, ठीक है, तो करीब 20 दिन हुए थे चार्ज को रजिस्टर्ड किए और प्रोब को स्टार्ट किए, यानी कि आईबी जो कर रही थी इंस्पेक्शन, आईबी ने हैंड ओवर कर दिया था सीबीआई को, और करीब 20 दिन हुए थे और 20 दिन में ये केस रजिस्टर्ड किया। सीबीआई ने अपने तरीके से
जो भी जांच पड़ताल या खोजबीन करनी थी वो सारे काम सीबीआई ने की। और सीबीआई यहाँ पर कोर्ट में जाती है, ओके। और कोर्ट में यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है यहाँ पे, तो सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट कुछ मामले कुछ मुद्दे रखती है अपने तरफ से। वो क्या था, यहाँ पर सीबीआई कहती है, जैसा कि आप देखेंगे कि द एविडेंस collected indicated that the allegations of espionage against the scientists at ISRO, including the appellant herein, were not proved and were found to be false। ठीक है, सीबीआई अपने रिपोर्ट में कहती है कि इसरो के जो साइंटिस्ट हैं जिन पर एस्पियोनेज यानी कि स्पाई करने का या डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करने का जो एलिगेशंस लगाया गया है, इसको प्रूफ करने के लिए कोई भी, ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए कोई भी एडिक्वेट इंफॉर्मेशन नहीं है, ना ही कोई सबूत है, और ये जो है सारे के सारे एलिगेशंस फॉल्स लगाए गए। यहां पर सीबीआई ये भी कहती है कि इवन आईबी के द्वारा भी जो यहाँ पर जांच किए गए हैं, आईबी ने भी जो यहाँ पे जांच की है, आईबी ने भी जो एक प्रोफेशनल तरीका होना चाहिए जांच करने का, इंटरोगेशन करने का, आईबी के द्वारा भी वो चीजें फॉलो नहीं की गई। ठीक है, तो फाइनली ये सारी जो रिपोर्ट्स थी ये कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है और कोर्ट ने इन्हें 2 मई 1996 को रिलीज कर दी। यानी कि सारे इसरो के साइंटिस्ट जो थे जिन पर एलिगेशन लगा हुआ था, सीबीआई के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन सबको फ्री कर दिया जाता है। यानी कि पूरा का पूरा ये फॉल्स केस था और इस पूरे फॉल्स केस में इन लोगों को फंसाया गया। ठीक है, यहाँ पर कोर्ट का करना था, कहना था, और सीबीआई का भी यहाँ पे कहना था। ठीक है, साथ ही साथ अगेन सीबी मैथ्यूज का दोबारा नाम आएगा। यहाँ पर सीबीआई अगेन ये कहती है कि सीबी मैथ्यूज, ठीक है, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था और उसमें डीआईजी थे और उन्होंने अरेस्ट किया था, इन्होंने क्या किया कि कोई एडिक्वेट इंटरोगेशन नहीं हुआ। ठीक है, कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको सही तरीके से वेरीफाई नहीं किया गया। ओके, साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो इन्होंने अपने सबूत रखे हैं वो बिल्कुल फॉल्स हैं, उसमें कोई भी आपको ट्रुथनेस दिखाई नहीं देती है, और इनका किसी भी तरीके से फॉरेन कॉन्टेक्ट्स नहीं थे, यानी कि विदेशों से कॉन्टेक्ट जहां पे ये लोग डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करें, इनका कोई भी कॉन्टेक्ट यहाँ पे नहीं था। इसके बाद जैसा मैंने आपको कहा कि आईबी के ये उस समय की एडिशनल आपको चीफ हुआ करते थे, जिसके तहत ये आईबी ने भी अपना इंटरोगेशन यहाँ पर किया था। तो सीबीआई ने ये भी कहा था कि आईबी ने भी प्रोफेशनल तरीके से, प्रोफेशनल मैनर से इसकी पूरी जांच पड़ताल नहीं की है, ना ही जो अक्यूज्ड है उनके स्टेटमेंट्स को वेरीफाई किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर सीधी बात आपको समझ में ये आती है, जो सीबीआई कहती है कि यहाँ पर साइंटिस्ट के रेपुटेशंस को यहाँ पर खतरा किया गया है और उनके जो रेपुटेशंस है उनको कम करने की यहाँ पर बात की गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगेन, अब दो चीजें यहाँ पे आती हैं, एक तो सीबी मैथ्यूज आते हैं और ये भाई साहब आते हैं जो आईबी के उस समय एडिशनल चीफ हुआ करते थे। ठीक है, अब इन दोनों के अगेंस्ट कार्रवाई, यहाँ पे सारे साइंटिस्ट इसरो के छूट चुके हैं, तो मामला 1996 में खत्म हो जाता है। 1994 में मामला आया था, 1996 में मामला पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन अब दोबारा मामला कैसे स्टार्ट होता है वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो दोबारा मामला स्टार्ट इस तरीके से होता है कि 1996 मई में केरला में दूसरी सरकार बनती है और वो सीपीएम लेड गवर्नमेंट होती है। आपको पता है ना, सीपीआई का एक दूसरा ये मोर्चा था, एम वाला, ठीक है, जो मार्क्सिस्ट हुआ करता था। तो 1996 में इनकी सरकार बनती है और जब इनकी सरकार बनती है केरला में, तो इन्होंने इस पूरे केस को दोबारा से री इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दिया। यानी कि जो केस 1996 में खत्म हो गया था उसको दोबारा इन्होंने ओपन किया और ऑर्डर दिया कि उसका दोबारा री इन्वेस्टिगेशन किया जाए। ठीक, अब देखिए अब क्या होता है कि जो नामी नारायणन और उनके जो साथी थे इसरो के साइंटिस्ट, वो केरला हाई कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, कि जब हमें क्लीन चिट मिल चुका है कोर्ट से, तो फिर ये दोबारा यहाँ पर री इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सरकार के द्वारा क्यों की जा रही है। खैर केरला हाई कोर्ट में ये जाते हैं, तो केरला हाई कोर्ट ने क्या किया कि सरकार के ऑर्डर को स्टे करने से मना कर दिया। यानी कि केरला हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार के ऑर्डर को हम रिस्पेक्ट देते हैं और सरकार इसमें री इन्वेस्टिगेट करा सकती है। तो केरला हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग भी अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होना था। अगेन अब ये जो साइंटिस्ट थे ये पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं नारायण और उनके साथ ही, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि स्टेट गवर्नमेंट इसके ऑर्डर को क्वेस्ट कर दिया, उसको खत्म कर दिया, निरस्त कर दिया। ठीक है, यानी कि अब कोई नया यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाएगा 1998 में, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया।
तो एक बार तो 96 में कोर्ट ने खत्म किया था और फाइनली 98 में सुप्रीम कोर्ट ने री इन्वेस्टिगेशन वाले मामले को भी खत्म कर दिया। तो कुल मिला के जो मामला 1994 में स्टार्ट हुआ था वो कंप्लीटली रूप से 1998 में वो खत्म हो जाता है। इवन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा री इन्वेस्टिगेशन के मामले को भी खत्म कर दिया जाता है। तो अब कोई मामला यहाँ पर उजागर नहीं होता है जब तक कि कुछ नया एंगल या कुछ नया आपको डॉक्यूमेंट्स या इस तरीके के प्रूफ ना मिले, तो ये मामला खत्म हो जाता है 1998। फिर अब मामला फिर जब 1998 में 4-5 साल में खत्म हो गया, तो फिर ये 2022 तक मामला क्या करें? क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी, अब सुप्रीम कोर्ट से तो ऊपर कुछ है नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब खत्म कर दिया गया तो फिर 2022 तक ये क्या होता है? इसको समझने के लिए हमें पूरा थोड़ा सा आगे की कहानी को भी समझना होगा। जब ये पूरा मामला खत्म हो गया, उसके बाद नारायणन जो थे वो पहुंचते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि केरला पुलिस से आप हमें 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन के तौर पे दिलवाइए, क्योंकि इन सब चीजों से हमारा रेपुटेशन डाउन हुआ है। मेंटल प्रेशर, फिजिकल प्रेशर जो देखने को मिले हुए हैं, हमें जेल में भी गुजारनी पड़ी है और ये सारे फॉल्स केसेस केरला पुलिस के द्वारा लगाए गए हैं। तो इसके एवज में हमें कंपनसेशन के तौर पर 1 करोड़ रुपए चाहिए। ऐसा नामी नारायण ने मानवाधिकार आयोग, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उससे कहा कि आप दिलवाइए केरला पुलिस से 1 करोड़ रुपए। ठीक। अब क्या होता है कि 2001 में जो NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसने इंटरिम रिलीफ का ऑर्डर दिया 10 लाख का, ठीक है, कि फिलहाल आप 10 लाख रुपए रखिए और बाद में बाकी हुई रकम बाद में आपको मिलेगी। तो इंटरिम रिलीफ मिलता है, तुरंत रिलीफ जो होता है उसको हम इंटरिम रिलीफ कहते हैं। तो ये 10 लाख रुपए यहाँ पर देने का NHRC ने ऑर्डर दिया, किसको? केरला गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जब NHRC ने ऑर्डर दिया कि 10 लाख रुपए आप तुरंत इंटरिम रिलीफ दीजिए, इनको नाम्बी नारायणन और बाकी साथियों को केरला गवर्नमेंट को इन्होंने ऑर्डर दिया, तो केरला गवर्नमेंट क्या करती है, 2006 में हाई कोर्ट में पहुंचती है, ठीक है, हाई कोर्ट में पहुंचती है और हाई कोर्ट ने क्या कहा कि नाम्बी नारायणन जो केस किया है या फिर जो उन्होंने ह्यूमन राइट्स के थ्रू आपको जो ऑर्डर दिलवाया है, NHRC ने जो ऑर्डर दिया है वो सही है। ओके, फिलहाल अभी आपको 10 लाख रुपए इंटरिम रिलीफ के तौर पे देना, ठीक है। तो केरला हाई कोर्ट ने उस पर स्टैंप लगा दिया कि नहीं ये सही है, NHRC जो कह रही है आपको इंटरिम रिलीफ यहाँ पे 10 लाख दे दीजिए। तो ये मामला फिर अब क्या होता है कि 2000, ये तो कंपनसेशन वाला मामला, ठीक है। तो पहले ये आपको 2-3 मामले दिखाए। पहला केस क्या था, वो मालदीवियन वीमेन जो थी उनका केस था, नशीदा का। उसके बाद दूसरा केस साइंटिस्ट के अगेन केस स्पेनोस का बना। उसके बाद तीसरा केस यहाँ पर कंपनसेशन का आता है, ओके, जो 2016 में जाके काम खत्म हो गया इसका। उसके बाद तीसरा एक चौथा केस इसमें आता है। अब इसमें चौथा केस ये क्या आता है कि 2015 में ये जो साइंटिस्ट थे ये पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचते हैं? सुप्रीम कोर्ट इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि इनका कहना यही है कि केरला पुलिस जो उस समय सीबी मैथ्यूज के अंडर में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, इंटरोगेशन कर रही थी, DIG सीबी मैथ्यूज के अंडर में, उनके अगेंस्ट क्रिमिनल एंड डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, समझ गए। तो अब ये चौथा जो केस है ये किस लिए है? केरला पुलिस में सीबी मैथ्यूज के अगेंस्ट क्रिमिनल और डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए ये साइंटिस्ट 2015 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचते, समझ गए। तो आपको सीबी मैथ्यूज यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो अब 2011 में ये देखेंगे कि मैथ्यूज ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था एंड गोन ऑन टू बी द स्टेट्स चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो DG बने थे ये, जैसे मैंने आपको बताया था कि DGP के तौर पर ये रिटायर हुए थे केरला पुलिस से, और वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था और बाद में स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी ये रहे थे, ओके। अब यहाँ पर देखेंगे कि 2018 सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नाम्बी नारायणन को 50 लाख रुपए और कंपनसेशन देने की यहाँ पर बात की, ठीक। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने, पहले तो 10 लाख इनको मिल चुका, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में यहाँ पर कहा कि नाम्बी नारायण को 50 लाख और कंपनसेशन दिया जाना है। साथ ही साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई अंडर जस्टिस DK जैन, ठीक है। और इस कमेटी के बनाने का मोटो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जितने भी लोग इस कॉन्स्पिरेंसी में शामिल हैं, जिन्होंने इन कॉन्स्पिरेंसीज को बनाने के बाद, ये पूरे रचने के बाद की इस पूरे कॉन्स्पिरेंसी को उन्होंने बनाई और फेक तरीके से इन लोगों को फंसाया गया, इन सभी के अगेंस्ट क्या क्या अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है, उन सारे तरीकों की आप जांच पड़ताल कीजिए और उसका हमें रिपोर्ट दीजिए। ये 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐसा कमेटी बना दी।
इसके बाद देखेंगे अगेन 2021 में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीबीआई से कहती है कि जो जैन कमीशन आया, जैन कमीशन का रिपोर्ट आया, और जैन कमीशन के रिपोर्ट में ये पूरा मामला खुल के आया था। जैन कमीशन के रिपोर्ट ने भी कहा जो सीबीआई ने पहले कहा था। तो सीबीआई ने पहले क्या कहा था कि सारा का सारा मामला फेक है और इनको गलत तरीके से फंसाने की यहाँ पर कोशिश की गई है केरला पुलिस के द्वारा। और सेम चीज यहाँ पर जैन कमीशन ने भी कहा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कमेटी बनाई गई थी। जैन कमीशन के रिपोर्ट में भी कहा गया कि ये सारा का सारा मामला फेक स्पेनोज वाला है और फेक तरीके से इन लोगों को फंसाने की बात यहाँ पर की गई है। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इट इज अ सीरियस मैटर एंड विच नीड्स डीपर इन्वेस्टिगेशन। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर एक नया केस दर्ज करता है। वो सभी लोग जो इसमें एक्यूज्ड थे, जिन्होंने फेक कॉन्स्पेरेंसी बनाने की कोशिश की, और उसमें मेन जो कल्प्रिट थे वो थे सीबी मैथ्यूज, जो कि उस समय के केरला के डीआईजी हुआ। ठीक है, क्योंकि वो डीआईजी थे, बड़े ऑफिशियल, और उनके अंडर में ही ये सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। तो चीफ एलिगेशंस का जो पर्सन थे, जो चीफ एक्यूज हो सकते थे, वो सीबी मैथ्यूज ही होते हैं। तो अब सीबी मैथ्यूज पर यहाँ पर एक केस यहाँ पे दर्ज किया जाता है। ठीक है, तो ये चौथा केस है, ध्यान रखिएगा इस पूरी सीरीज में ये चौथा केस है। तो अब इसी में क्या होता है कि फिर ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सारा मामला जो होगा वो कौन देखेगा, ये सारा मामला केरला हाई कोर्ट देखेगी। ठीक है, और सीबी मैथ्यूज के अलावा और भी, जैसे मैंने आपको बताया था, सीबी मैथ्यूज थे, इसके अलावा जो आईबी के उस समय के एडीजीपी हुआ करते थे, आरबी श्री कुमार थे, ओके, पीएस जयप्रकाश थे, एस विजयन, थाम्पी एस दुर्गा दत्त, ये सभी लोग जो थे, जो कि केरला पुलिस आईबी से रिलेटेड लोग थे, जिन्होंने इस कॉन्स्पेरेंसी में साथ दिया था। ठीक है, और इसका सुनवाई केरला हाईकोर्ट कर रही थी। और केरला हाईकोर्ट ने क्या किया कि अभी आपको इन सभी को एंटीसिपेटरी बेल दे दिया। तो एंटीसिपेटरी बेल देने की वजह से ये बाहर आ गए। अब इसके अगेंस्ट में क्या था, ठीक है, अब इसके अगेंस्ट में सीबीआई पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में केरला के इस ऑर्डर के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल किया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर आता है 2 दिसंबर को, जो आपको देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को खत्म कर दिया और कहा कि इन लोगों को एंटीसिपेटरी बिल नहीं दी जाएगी और आपको 4 सप्ताह के भीतर सारा का सारा मामला, ये सारा का सारा रिपोर्ट हमें लेके देना है। तो आपको ये पता लगा होगा कि ये पूरा मैटर क्या है। और ये मैटर जो कि 1994 में स्टार्ट हुआ, 1994 में स्टार्ट हुआ था, एक बार 1996 में खत्म हुआ, फिर 1998 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खत्म किया गया, फिर उसके बाद कंपनसेशन का मामला आया, फिर उसके बाद जितने भी पुलिस पर्सनल इसमें संबंधित थे उसके अगेंस्ट कॉन्स्पायरेंसी के लिए जो इन्वॉल्व थे उन पर केस का मामला आया। तो कुल 4 केसेस थे इस पूरी सीरीज में जो कि इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी जो मामला चल रहा है ना, ये अभी मामला ये पुलिस ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में है, जिसमें से भी मैथ्यूज या आरवी श्री कुमार, जयप्रकाश या फिर एस विजयन, थाम्पी एस दुर्गा दत्त, ये सभी लोग शामिल हैं। ठीक है, और खैर ऐसे लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्यों उन लोगों को जरूरत पड़ी कि इसरो के साइंटिस्ट को फंसाना पड़ा। ओके, तो कहीं ना कहीं देखिए, कोई अगर कहीं गलत काम होता है ना, तो गलत काम अगर कहीं हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो अगर कहीं ना कहीं इनके पीछे कोई रीजन ऐसा होगा, कहीं ये लोग फंस रहे होंगे या कुछ ऐसे बैकग्राउंड में चीजें हुई होंगी जिसके कारण इन लोगों को इन्हें फंसाने की जरूरत पड़ी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उन मामलों की भी जांच यहाँ पर होनी चाहिए कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। देखिए, कोई किसी को इतना ऐसा नहीं फंसाता। अगर कोई किसी को फंसा रहा है तो उसका उसमें कुछ जरूर फायदा है। ओके, या तो कहीं वो फंस रहा था या कोई वो कुछ इलीगल काम कर रहा होगा। तो इस मामले की भी जांच पड़ताल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया है। फर्दर ये आगे और मामला आता जाएगा कि जैसे जैसे ये मामला और आएगा वैसे वैसे आपको अपडेट मिलता रहेगा। आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा। डेट इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन हाँ, ये आपको पता होना चाहिए ना कि इसमें पूरी कहानी क्या है, कितने केसेस इसमें इन्वॉल्व है और किस तरीके से इसका प्रोग्रेस होता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी के समय में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस में से एक है ये, और ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।